में ही मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, JR1 ने ऑपरेट किया था। तो उसने एक मेजर वेसल काट दी थी यार, तो दादी शॉक में चली गई। वी ट्राइड आवर बेस्ट, उन्होंने भी बेस्ट किया बट सेव नहीं कर पाए। तो ऐसा था कि उस टाइम मैंने सोचा कि यार घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर वालों को नहीं बचा पा रहे हो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं स्टेप इन किया कि यार दूसरा क्यों, मैं ही खुद मेरे को बनना चाहिए। तो 20 की एक प्रोसीजर मैंने कभी सेंटर लाइन खुद से नहीं किया, तो असिस्ट करने का मौका मिला। दम से ज़्यादा तुम्हारा टेक्निक मैटर करता है कि टेक्निक तुम्हारा अच्छा है कि नहीं। ऑब्वियसली तुम अकेले कभी CPR नहीं दे पाओगे, तुम्हारी टीम होनी चाहिए CPR के लिए। तुम मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में थक जाओगे। अगर तुम इफेक्टिव CPR दे रहे हो, तुम्हारी टेक्निक सही है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सही है, तो तुम 3-4 मिनट से ज़्यादा दे ही नहीं पाओगे अकेले। तो टीम होती है तुम्हारी। पेशेंट सर्वाइव किया? अनफॉर्चुनेटली पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाया, इनकेफ में था, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो जब मैंने फेवरेट ब्रांचेस पूछे आपके डिपार्टमेंट्स, तो आपने OBGY को फर्स्ट रैंक किया। बिकॉज ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बीइंग अ मेल आपने OBGY को फर्स्ट रैंक किया। तो इसके पीछे क्या आपके रीजनिंग्स हैं? वो आपने एम्स गोरखपुर को क्यों चूज किया? क्योंकि आपको तो KGMU भी मिल रहा था। रिजल्ट इज ऑलवेज इन द हैंड ऑफ गॉड्स। तो बट एफर्ट करना ही करना है तुमको। हाँ, आप डेली ट्रैवल करते थे 25 किलोमीटर, गोरखपुर जाते थे, कोचिंग अटेंड करते थे क्लासेस के साथ, फिर वापस आते थे। तो ये कितना बड़ा स्ट्रगल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो मेरे भैया डॉक्टर शुभम जायसवाल, जो कि अभी इंटर्न है एम्स गोरखपुर में। तो ये व्लॉग में आप बने रहना, क्योंकि पॉडकास्ट में, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप अभी स्किप कर दोगे तो आप पूरी जर्नी को नहीं समझ पाओगे। एंड एक्चुअली आपको पूरी जर्नी को समझना है तो आपको बना ही रहना होगा। एंड सेकेंड थिंग कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ ये एक सक्सेस की जर्नी है, ऑब्वियसली पॉडकास्ट है तो हम किसी सक्सेसफुल पर्सन की ही बात कर रहे होंगे, बट इस जर्नी के थ्रू आप वो रियल करेज, वो परसिवियरेंस, किस चीज पे अड़े रहना, लाइक 4 साल 5 साल तक एक ड्रीम को चेज करना, वो क्या होता है, वो सारी चीजें इस जर्नी के थ्रू हम समझेंगे। तो आई वेलकम डॉक्टर शुभम जायसवाल फ्रॉम एम्स गोरखपुर, MBBS 2021 बैच। तो बॉस, हम स्टार्ट करते हैं कि आपने 2017 में जब प्रिपरेशन शुरू की, तो उस समय क्या सोचा था आपने? क्योंकि एक्चुअली हम जब जहाँ से आते हैं, मुंडेरा बाजार चौरी चौरा, तो यहाँ से एक डॉक्टर बनना, और उस समय ऑनलाइन भी नहीं था उतना, तो ये सोचना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इसके बारे में ये मतलब आपके दिमाग में कैसे आया? 2017 तक यार, पहले तो मैं इतना सीरियस था नहीं। 2017 में एक्चुअली मेरा पहला फोकस ये था कि यार बोर्ड्स कर लूँ, क्योंकि इतना पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। बीच बीच में दिमाग में आता था कुछ चीटिंग के तरीके निकल जाए, इससे बोर्ड्स बस पास हो जाऊँ। मतलब पढ़ाई का हाल बहुत ख़राब था। तो ऐसा ऐसा समझ लो कि जो सबसे रद्दी माल होता है ना, उस तरीके की कहानी थी मेरी। देन जैसे तैसे 12th निकल गया, 83 और 84% यूपी बोर्ड से मेरे। फिर 2018 में मैं गुरुकुल करके एक कोचिंग है हमारे वहाँ, तो वहाँ से मैं तैयारी शुरू किया। बट 2018 में मैं इतना सीरियस नहीं था। देन आई ज्वाइन कैटलिस्ट 2019 में। तो 2019 में एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरी दादी का एक सर्जरी था गॉल स्टोन का। तो लाइक एक बगल में ही मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, JR1 ने ऑपरेट किया था। तो उसने एक मेजर वेसल काट दी थी यार, तो दादी शॉक में चली गई। वी ट्राइड आवर बेस्ट, उन्होंने भी बेस्ट किया बट सेव नहीं कर पाए। तो ऐसा था कि उस टाइम मैंने सोचा कि यार घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर वालों को नहीं बचा पा रहे हो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं स्टेप इन किया कि यार दूसरा क्यों, मैं ही खुद मेरे को बनना चाहिए। तो 2019 में मैं थोड़ा सीरियस हुआ, तो कोविड आ गया घर पे बैठना पड़ा। तो वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट था, उसमें मेरे 602 मार्क्स आए। 3 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम मेरे को कोविड हो रखा था, तो चीज़ें थोड़ी सी हेक्टिक हो रखी थी। फिर अगेन मैं, अब ये था कि 602 आ गए, 3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। अब गाड़ी एकदम ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी थी, वापस जाना ऐसा बेवकूफ़ी होता। मैं दोबारा तैयारी किया, तो उस बार मेरे 660 मार्क्स आए, 2579 रैंक आई, तो फिर सिलेक्शन हुआ मेरा। ऐसा था। तो एम्स गोरखपुर में इंटर्न बन चुके हैं। तो बॉस, अभी अपनी लाइफ के बारे में बताइए, लाइक कि अभी आपका डेली स्केड्यूल क्या रहता है? मतलब आपने जिस ड्रीम को देखा था, क्या आप उस ड्रीम को जी रहे हैं? मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। यार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं मेडिकल के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब लाइफ में अगर जो मेरा सबसे बेस्ट चीज़ मैं कर सकता हूँ वो मेडिकल प्रोफेशन में ही कर सकता हूँ। मज़ा आ रहा है मेरे को, ऐसा है। तो बॉस, ऐसा क्यों लगता है कि आप मेडिकल प्रोफेशन के लिए ही बने हुए हैं? सेटिस्फैक्शन यार, मतलब तुम जो काम करते हो उसका आउटकम जो होता है वो अच्छा तुमको मिल रहा है। मतलब एटलीस्ट कि तुम लोगों को खुश देख पा रहे हो। तुम अगर लाइक मेरी तो अभी ट्रीटमेंट रूम में, इसके पहले SICU में थी, OT में था। तो जब पेशेंट ठीक होके जाते हैं ना,
तो जो चेहरे की स्माइल होती है वो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं जो विज़न लेके आया था कि मतलब तो जो मेरे पास ट्रेजेडी हुई थी दादी वाली, दादी का सपना। हाँ, तो वो काइंड ऑफ वो चीज़ें मैं जी रहा हूँ, वो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से। और अभी तक की तो ठीक लग रहा है यार, इंटर्नशिप में सर्जरी में पोस्टिंग है, सब चीज़ें काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप थोड़ा सा ये बताइए बॉस, क्योंकि जैसा कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आप डेली ट्रैवल करते थे 25 किलोमीटर, गोरखपुर जाते थे, कोचिंग अटेंड करते थे क्लासेस के साथ, फिर वापस आते थे। तो ये कितना बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि बॉस मतलब यहाँ से वैसी फैसिलिटी ना होना, फिर फैमिली का सपोर्ट होना, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते थे और उस समय क्या मतलब एग्जैक्ट मोमेंट में क्या थॉट चल रहे होते थे? यार देखो, ट्रैवल करना हेक्टिक था, बट तुम बस से ट्रैवल कर सकते हो। तो वहाँ बस से ट्रैवल करने में तुम पढ़ाई कर सकते हो, ऑलमोस्ट आधे घंटे तुमको मिल जाता है। बस जो बीच का डिस्टेंस बस स्टैंड से कोचिंग का होता था, उस टाइम पे तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो। थोड़ा टायरी था वो शेड्यूल, बट मैनेज हो गया इवेंचुअली। और घर पे आके तुमको कुछ करना नहीं होता है, खाना मिल जाता है, पढ़ना है, तो मैनेज हो जाता था यार। तो आपकी 5 ईयर की जर्नी रही है, जो आपने प्रिपरेशन किया है उसके बारे में बताइए कि मतलब एग्जैक्टली जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे तो उस समय आपके कितने मार्क्स आए थे और उसके बाद आपके क्या थॉट थे कि आपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया एंड खुद को कैसे मोटिवेट किया, क्योंकि मतलब जैसे क्या होता है कि बच्चे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो उसके लिए क्या आपने मतलब आप कैसे खुद को मोटिवेट करते थे? यार फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने 2017 में दिया था, जब मैं 12th कर रहा था तब। तो मेरा फिक्स था कि मेरे को करना ही नहीं है है ना। मैं तुमको बताया ना कि बोर्ड से इतने खराब थे मेरे, पूरा बोर्ड से हिला हुआ था। 192 मार्क्स आए थे मेरे, है ना। 192 में 103 शायद बायोलॉजी में थे। फिजिक्स में कुछ ये 10-12 नंबर थे, ऐसा था। मतलब मेरे को लखनऊ घूमना था, है ना। तो सेंटर मैंने लखनऊ डाल रखा था, पढ़ाई की ही नहीं थी, तो बस ऐसे दे दिया था मजे मजे में। फिर 18-19 में मैंने बताया कि मैं सीरियस था नहीं, मेरे को करना ही नहीं था। बट 19 में जो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद से मैं तैयारी करना शुरू किया। तो आइडियली अगर तुम देखोगे तो 19 और ये 20 वाला जो था, यही मेरा तैयारी था। ओके बस। तो बस तैयारी में आपने कैसे मतलब एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, लाइक मेजर कंसर्न बच्चों का फिजिक्स होता है, क्योंकि फिजिक्स एक मेजर हर्डल होता है। बच्चे बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो कर लेते हैं और आजकल फिजिक्स थोड़ी टफ भी आ रही है, तो फिजिक्स को कैसे आपने लाइक प्रिपेयर किया था? तो फिजिक्स के लिए कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? लाइक जब मैं तैयारी करता था तो उस टाइम पे हमारे टीचर हुआ करते थे, SKR सर, गुरुकुल में। तो उनका ये कहना था कि यार देखो, कभी भी तुमको फिजिक्स दर्द नहीं देगा, जो दर्द देता है वो मैथ्स होता है ना। तो बच्चों का मैथ्स गड़बड़ होता है, बायोलॉजी वालों का मैथ्स गड़बड़ होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। मेरा मैथ्स अच्छा था, लकीली अच्छा था, तो मेरा फिजिक्स फेवरेट था। इन बिटवीन दीज 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेरा फिजिक्स ही अच्छा था। तो मेरे को तो मज़ा आता था, तो मेरे को कभी ऐसा दिक्कत रहा नहीं। और मैं कम टाइम ही देता था, 3-4 घंटे ही फिजिक्स पढ़ता था, बाकी सारा मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए देता था। तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। बेसिक्स ही करना होता है। देखो, हाई फाई चीज़ों के चक्कर में क्या होता है ना, अपना बेसिक्स खराब कर देते हैं। तो बेसिक्स क्या है कि तुम कोचिंग जा रहे हो, किसी भी कोचिंग जा रहे हो, मतलब कोई कोचिंग लोकल नहीं होता है, वही कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाएंगे, या फिजिक्स टू एम में कोई एक स्टेप आगे चल जाएगा, MdV/dt बता देगा या फिर VDM/dt बता देगा, बस इतना ही अंतर होगा। वो अगर तुम खुद से अप्लाई कर रहे हो तो खुद भी कर लोगे। तो पहले तो अपना कोचिंग का नोट्स करो, जो तुमको DPP मिल रहे हैं, या फिर अगर किसी कोचिंग का मॉड्यूल लगा रहा है उसको लगाओ। PYQs मस्ट है, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिना PYQ के तुम्हारा नहीं होगा। दूसरा, लोग फिजिक्स के NCERT से बहुत भागते हैं। मेरा पर्सनली जो बेस्ट पार्ट था कि मेरे को फिजिक्स का NCERT बेस्ट लगता था। अगर तुम उसके इंटेक्स क्वेश्चन बना रहे हो, तुम उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बना रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहीं पे बन जाएगा। NCERT बहुत प्यार से चीज़ों को दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत प्यार से लिखा हुआ है। अगर तुम कोशिश करना चाहो तो NCERT बहुत बेस्ट है फिजिक्स का। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए तुम कोचिंग जा रहे हो, नोट्स पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, NCERT जरूर से लगाओ, PYQ लगाओ। बायोलॉजी के लिए लोगों ने बहुत बोला यार कि NCERT बहुत कम है, ये है वो है। मेरे बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 था। मैं NCERT के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, ओनली NCERT। केवल एक किताब थी NCERT। किसी कोचिंग को फॉलो नहीं किया, किसी कोचिंग का नोट्स नहीं बनाया, किसी मास्टर का नहीं सुना, कुछ नहीं। NCERT पढ़ा, टेस्ट दिया, NCERT पढ़ा, टेस्ट दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर एक चैप्टर के ऑलमोस्ट 5-6 टेस्ट तो दिए होंगे मिनिमम, जो सबसे मिनिमम होगा। और टोटल जो मैंने मॉक दिए थे वो लगभग 50-60 मॉक दे दिए थे। तो यार पूरी NCERT रटी हुई थी मेरी। और मतलब लाइन रटने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे। जब तुम टेस्ट देते हो ना, तो जो गलतियाँ होती हैं वो तुमको NCERT में चमक जाती हैं। अच्छा, ये पॉइंट में जो छोड़ रहा था वो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी यार।
तो बॉस जैसे कि आपने बताया कि बायोलॉजी आपने पूरी एनसीईआरटी से पढ़ी थी, तो बॉस कभी कभी बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं बट एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो लाइंस हैं जो कनेक्ट जो बेसिकली आपने बताया कि जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, ना सिर्फ कि एनसीईआरटी को पढ़ना है जब बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो बॉस कोई एक स्पेसिफिक तरीका है कि एनसीईआरटी को मतलब समझ के कैसे पढ़ा जाए? पहले तो बुक बंद करके रखो, ठीक है। तुम जिस ऑब्वियसली सारे बच्चे कोचिंग जा ही रहे होंगे, अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया है तो चीज़ें अफोर्डेबल हो गई हैं। तो कोचिंग तुम जो भी कोचिंग कर रहे हो आराम से देख लो उसको, उसके बाद से एनसीईआरटी आकर के तुम पढ़ो। उसके होगा क्या कि कोचिंग में तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कोचिंग फॉलो नहीं किया, मैं खुद से ही एनसीईआरटी किया हूँ जो भी किया हूँ। और उसके बाद से जब तुम आके एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो सेम कॉन्सेप्ट दिया होता है, बस तुमको उसी चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहते हैं मॉडिफाई करके दिया होता है, वो तुमको समझना होता है। और जो बाकी कॉन्सेप्ट तुम्हारे रह जाते हैं वो जब तुम टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें जब कान घुमा करके पकड़ता है तो तुम समझ जाते हो उसको। सो बेसिकली क्या है कि देखो एनसीईआरटी पढ़ना है बट उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है कि गलतियां समझ में आती हैं, फिर उन गलतियों के बाद फिर जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारी चीजें स्ट्रांग होती हैं। तो ये चीज है। और बॉस फिजिक्स में जैसे आपने बताया कि बेसिक्स अपने जो है बेसिक्स स्ट्रांग रखने हैं, है ना? तो बॉस जैसे क्या होता है कि मतलब आजकल की फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि आपके जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ कि आपने थ्योरेटिकली फॉर्मूलाज रट लिए और वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यार एग्जैक्टली अगर तुम केवल बेसिक्स केवल बेसिक्स का मतलब तुम जहाँ पढ़ रहे हो वो कोचिंग का नोट्स शॉर्ट यार जो तुम बेसिक्स कोचिंग पढ़ रहे हो उसका नोट्स, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी में, बार बार एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल, पीवाईक्यूज, अगर तुम इतना कर ले रहे हो तो तुम्हारे 35 क्वेश्चंस बन जाएंगे। इतना करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मास्टर करा दिया तुमने नहीं किया, फिर तुम बैठ के क्वेश्चन एनालाइज करो। एक एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस होते हैं, तुम खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन ऐसे है तो और कैसे फ्रेम किया जा सकता है, फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएगा, परेशान नहीं होना उसमें। तो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि सारे टीचर्स बहुत कॉन्सेप्ट तो एक ही चीज पढ़ाते हैं, है ना? एफ इजिकल टू एम ए तो सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, बट जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ ना उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एफ इजिकल टू एम ए कब लगाना है वो चीज डेवलप होगी। एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड और टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉस आपने टेस्ट में जैसे क्या होता था, टेस्ट को कैसे एनालाइज करते थे आप? फिर टेस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक जैसे कि लोग मिस्टेक्स बुक बनाते हैं, तो इस टाइप की कुछ चीज आप जो अगर बताना चाहें अपनी तरफ से। बायोलॉजी की मेरी कोई कॉपी नहीं थी। बायोलॉजी में क्या होता है, तुम्हारा एक्टिव स्पेस दिया रहता है, लेफ्ट पेज के लेफ्ट साइड, राइट पेज के राइट साइड। साइड हाँ। तो वो मेरा मिस्टेक कॉपी था एक तरीके से, जो भी मैं किया उसी पे किया। जो टेस्ट में क्वेश्चंस गलत होते थे, अगर मेरे को लगता है कि वो एनसीईआरटी में हाईलाइट करने से नहीं होएगा तो मैं बाहर निकाल के लिख देता था, वही मेरी मिस्टेक कॉपी थी। और मेरा ये था कि मान ले अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे फैमिली वाला जो पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर में, उससे गलत हुआ तो मैं पूरा फैमिली का पूरा पैराग्राफ पढ़ता था, ऐसा नहीं कि वो लाइन पढ़ के छोड़ दिया। फिर मैं कोशिश करता था कि फिर उस पूरे चैप्टर का टेस्ट लगा लेता, फिर दोबारा लगाता था। तो जब तक मेरी एफिस जो करेक्टनेस था, जब तक वो 90% से ऊपर नहीं आ जाता था तब तो मैं टेस्ट लगाते ही रहता था, बार बार एनसीईआरटी पढ़ते रहता था। जी बॉस। तो बेसिकली यही है कि जो भी आपकी जो भी गलतियां हैं उनको कहीं ना कहीं आपको एक जगह नोट करना होगा। जैसे बॉस एनसीईआरटी में ही नोट कर लेते थे, बट अगर आप एनसीईआरटी में कर पा रहे हैं, अगर सफिशिएंट है तो ठीक है, बट आप अपने लिए एक अलग से कॉपी भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उनको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप फिर सीख नहीं पाएंगे। मेरे मतलब जो इवोल्यूशन हुआ मेरे मार्क्स पढ़ने का 192 से 660, उसका मेन फंडा ये था कि जो मैंने एक बार गलती कर दी अपने प्रिपरेशन में, वो पूरे कभी उसको रिपीट किया ही नहीं। जो मेरे 192 थे उसमें जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, मतलब मेरे 192 बताने लग जो मार्क्स है, तो उसमें जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी उसमें जो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उसके पूरे कॉन्सेप्ट मेरे को अभी भी याद है। अभी भी अगर कोई मेरे से पढ़ना चाहे मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। तो लाइफ का भी ये सेम फंडा है कि जो गलती तुमने एक बार कर दी तो तुमको दोबारा रिपीट नहीं करना है, अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। तो अभी तक बॉस की जो नीट की प्रिपरेशन जर्नी थी, जिसमें बॉस ने कैसे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन किया, देन उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, तो जो ऑलमोस्ट सबकी रहती है वही बॉस की भी थी, कुछ डिफरेंट नहीं था। बस ये था कि बॉस ने उस चीज को लगातार करके रखा, मतलब छोड़ा नहीं बीच में, है ना? कि जैसे बॉस जैसे ये बताइए कि कभी कभी अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कभी हाईज भी होगा तो कभी लोज भी होगा। जब तुम हाई अपने पीक पे चल रहे हो
तो तुम्हारे पैरेलल कोई होना चाहिए जो तुमको बताए कि भाई उड़ो मत, जमीन पे आ जाओ। और जब तुम लो चल रहे हो तो तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुमको बताए कि नहीं भाई तू कर लेगा। तो मेरे साथ 2-3 लोग थे जो सेलेक्ट हो गए, ऑब्वियसली एक ही साथ हो गए। तो मैं बात करता था यूजुअली कि अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कभी ऐसा डीमोटिवेशन जैसा नहीं है, बट इन सेंस कि जब कोई लो फेज आता था, लो फेज आए तो जैसे टेस्ट में मार्क्स या फिर रैंक थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मैं बात कर लेता था। तो जैसे मैं काउंसिल करता था, जैसे मैं बात करता था, सेम उधर से भी रिस्पांस आता था दोस्तों से। तो हम एक दूसरे को मतलब मोटिवेट करके सेलेक्ट हो गए। तो बेसिकली एक जो आपकी सपोर्टिव सर्कल होती है ना, आपकी एक इनर सर्कल होती है कि आप हो, आपके आसपास के 2-4 लोग। तो बॉस उसमें अगर आप थोड़ा इलेबोरेट करना चाहें, एक तो फैमिली आपकी होगी बॉस, देन आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो बॉस किसी को स्पेशल मेंशन करना चाहें या फिर थैंक यू करना चाहें? यार 2 लोग थे मेरे साथ थ्रू आउट द जर्नी, जो मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। एक डॉक्टर दिव्य शक्ति जो कि अभी अयोध्या मेडिकल कॉलेज में है, और एक अनुभव राय जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया, वो दोनों भी हो गया उन लोग का। तो वो दोनों मैम एंड बॉस दोनों लोग भी डॉक्टर बन चुके हैं, लाइक दे आर फाइनली इंटर्न। तो हाँ बॉस आप हम दोनों का सेम बैच था, मतलब हम तीनों का ही सेम बैच था। ऑलमोस्ट सेम बार फेल हुए और सेम टाइम पे सेलेक्ट हुए। तो हम लोग का हाई और लो चलता रहता था, तो एक दूसरे से बात करके कि और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और मेरे में क्या खामियां हैं उसको। जैसे कभी कभी होता ना कि इंसान अंधा हो जाता है, अपनी गलतियां दिखती नहीं है, तो उसके लिए दूसरे लोग होने बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो वो मेरे मतलब होते हैं ना कि वो बेस्ट ओपिनियन देते थे मेरे को। और मेरे को कभी रिवाइज भी करना है तो मैं फ़ोन कर लेता था कि यार आज तुम 1 घंटे निकाल लो, मेरे को सॉलिड स्टेट पढ़ना है, 1 घंटे निकाल लो, आज बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ना है। तो साथ में पढ़ के हुए यार, ऐसा था। तो हाँ, तो जैसे कि ये मेरी भी प्रिपरेशन में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, जो सपोर्टिव सर्कल होती है जिसमें आपके दोस्त होते हैं, तो वो अगर वो होता है बात करके भी काफी सारी चीजें, क्योंकि आप हमेशा हाइस पे नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली सपोर्टिव सर्कल का तो काफी रोल होता है ना। तो बॉस अभी हम बात करें, आप इंटर्न हो, ठीक है बॉस, अभी आपकी पोस्टिंग कौन से ब्रांच में चल रही है? मेरी सर्जरी में चल रही है यार, अभी फर्स्ट पोस्टिंग सर्जरी। हेलो बॉस, फिर से स्टार्ट करते हैं हम। तो बॉस अभी आपकी पोस्टिंग, आप इंटर्न हो तो अभी आपकी पोस्टिंग सर्जरी ब्रांच में चल रही है। तो बॉस बताइए कि कैसा एक्सपोजर है, मतलब एग्जैक्टली ये बताइए कि वो सर्जरी में क्या होती हैं चीज़ें, कैसे करते हैं आप एज अ इंटर्न, क्या काम होता है? बेसिकली सर्जरी हमारे वहाँ 45 दिन की होती है, 45 डेज की। तो वो सेगमेंट्स में होते हैं, 5 सेगमेंट्स में। 9 दिन की पोस्टिंग तुम्हारी सर्जिकल आईसीयू में होएगी, 9 दिन की पोस्टिंग तुम्हारी ओटी में होएगी, 9 दिन का तुम्हारा ओपीडी का पोस्टिंग होएगा जिसमें तुम ट्रीटमेंट रूम में पोस्टेड होगे, और 9 दिन तुम मेल सर्जरी वार्ड में पोस्टिंग होगी तुम्हारी, और 9 दिन तुम फीमेल सर्जरी वार्ड में पोस्टेड होगे। तो अभी तक तो मेरे 3 सेगमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कल मेरा लास्ट होगा ट्रीटमेंट रूम का। 9 दिन मेरे ओटी के हो चुके हैं, 9 दिन मेरे एसआईसीयू के हो चुके हैं, और अभी ट्रीटमेंट रूम कल मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जी बॉस, तो जैसे बॉस आपको अभी 9 दिन आपने ओटी में बिताया, 9 दिन आपने आईसीयू में बिताया, तो कुछ थोड़े से ऐसे मोमेंट्स जो कि आपको क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर बढ़ाया उन्होंने, कुछ प्रोसीजर्स जो करने को मिले, उसके बारे में बताइए बॉस। बेसिकली यार जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो सर्जरी आईसीयू में थी, तो क्या क्या दिख रहा है वो सब चीज़ें थी। तो आईसीयू में ये था, मेरा सीपीआर देने को मिला आईसीयू में। नौबत ना है तो ज़्यादा बेटर, अगर सीपीआर आ रहा है तो फिर ठीक है। बॉस सीपीआर के बारे में मैंने सुना है कि ये काफी मतलब टायरी प्रोसेस होता है, काफी दम चाहिए होता है इसको करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए बॉस। टायरी तो होता है यार, दम से ज़्यादा तुम्हारा टेक्निक मैथड करता है कि टेक्निक तुम्हारा अच्छा है कि नहीं। ऑब्वियसली तुम अकेले कभी सीपीआर नहीं दे पाओगे, तुम्हारी टीम होनी चाहिए सीपीआर के लिए। तुम मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में थक जाओगे। अगर तुम इफेक्टिव सीपीआर दे रहे हो, तुम्हारी टेक्निक सही है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सही है, तो तुम 3-4 मिनट से ज़्यादा दे ही नहीं पाओगे अकेले। तो टीम होती है तुम्हारी। पेशेंट सर्वाइव किया? अनफॉर्चुनेटली पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाया, इनकेफ में था वो, सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये भी एक मतलब ये भी एक ट्रूथ ही है कि हम बहुत मतलब एफर्ट तो डालते हैं, बट कभी कभी हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। दैट इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारे हाथ में एफर्ट होता है, हम वो एफर्ट करते हैं, बट रिजल्ट इज ऑलवेज इन द हैंड ऑफ गॉड्स। तो बट एफर्ट करना ही करना है तुमको। हाँ, मेडिकल मतलब में होता है ना कि अगर तुम्हारा 0.0001% भी चांस है, तुमको लगना है, तुमको छोड़ना नहीं है। मतलब तुम यमराज के मौत के मुंह से तुम खींच सकते हो लोगों को, तब तक तुमको मेहनत करना है। वही चीज है ना। तो ये सब बॉस अभी अच्छा, ये आपकी बॉस आपकी रैंक तो 2500 थी, 2500 79।
तो बॉस आपने एम्स गोरखपुर को क्यों चूज किया? क्योंकि आपको तो केजीएमयू भी मिल रहा था, तो ये काफी डिबेटेबल क्वेश्चन होता है बॉस, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन भी रहता है, तो इसके बारे में बॉस आपने क्यों एम्स गोरखपुर को चूज किया, क्या रीजन थे उसके बारे में बताइए बॉस। बहुत सब्जेक्टिव है यार और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। तो बॉस हम टाइम भी ले सकते हैं, हम इसको अलग से 10 मिनट का सेगमेंट निकाल के एक अलग वीडियो बना देंगे। भाई तू एक साल डिबेट कर ले फिर भी इसका कोई जो है ना फाइनल आंसर नहीं निकलेगा। बट फिर भी बॉस कुछ तो आपके मन में होगा कि हाँ मुझे एम्स लेना है बॉस, वो रीजंस बताइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक ओपिनियन डेवलप होगा जो कि बच्चों को मदद कर सकता है। दो तीन चीजें थी। एक तो मेरा घर गोरखपुर में है, जी तो बॉस। मेरा पड़ोसी है चौरी चौरा, तो हाँ। मेरे घर के पास में है। मैं अभी देख एक दिन की छुट्टी थी, घर भाग हाँ अभी आया। देखो मुहर्रम की छुट्टी थी तो बॉस घर घर आए भागा थे और घर पे ही हम शूट कर रहे हैं। कल सैटरडे है, कल हाफ डे हो जाएगा, फिर घर भाग आऊंगा। तो केजीएमसी में रहता तो मैं नहीं आ पाता। ठीक, हाँ। पहला रीजन ये। दूसरा ये है कि यार देख, केजीएमसी में बॉन्ड है, तेरे को 2 साल बॉन्ड करना पड़ेगा, हाँ। है ना। हालांकि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, फर्स्ट टाइम में पीजी निकाल लो, तुमको बॉन्ड नहीं देना बॉन्ड नहीं पड़ेगा, है जी बॉस। है ना। ये चीजें हैं। बाकी एम्स का टैग मैटर करता है। मतलब अभी अभी हमारा जो भारत है उस तरीके से मेडिकल टर्म में डेवलप नहीं हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा एमसीएच के बारे में समझे, बहुत ज़्यादा डीएम के बारे में समझे। तू तू अगर केवल एमबीबीएस भी करके जा रहा है, अगर तू लिख दिया कि एम्स दिल्ली, एम्स गोरखपुर या केजीएमसी, तो लोग बहुत वैल्यू करते हैं। तो मतलब एक तो एम्स का टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा, कहीं कॉर्पोरेट में भी काम कर रहा है, तो टैग बहुत मैटर करता है। तो एक मेरे को टैग भी चाहिए था। बेसिकली एम्स की ब्रांड वैल्यू काफी बड़ी है ना। और बॉस लेकिन एम्स गोरखपुर तो कॉलेज नया था, तो इस चीज को कैसे आपने कहा कि चलो ठीक है कॉलेज नया है बट ले लेता हूँ बाद में सही हो जाएगा, ऐसा कुछ क्या था थॉट्स आपका? देख, मेरा दोस्त है विवेक, 20 बैच में सीनियर है। तो मैं उस टाइम बात किया, मैं फ़ोन किया कि विवेक को यार ऐसा ऐसा है, मेरा रैंक ऐसा है, तो क्या करना है। तो मेरे मन में बस एक डाउट था कि मेरा इंटरनल कोटा चला जाएगा। अगर मैं स्टेट कॉलेज लेता तो मेरे को 50% इंटरनल कोटा मिलता। तो मैं विवेक से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, क्या करना है। तो यही सेम आंसर का था कि अभी जब तू यूजी में, तेरे को जरूरत पड़े रिजर्वेशन का। मैं बोला अभी तो कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, मैं जनरल से उठा रहा हूँ। तो बोला कि बस मेहनत करना, आगे भी तेरे को सेम होगा। तो बस एक वो सेंटेंस था, बाकी मैं किसी से कुछ नहीं पूछा। उसका एक सेंटेंस काफी था, मैं कॉलेज ले लिया। हाँ तो ये एक्चुअली ये एक होता है प्लस पॉइंट कि अगर आप स्टेट की कोई कॉलेज लेते हैं तो आपको स्टेट का रिजर्वेशन मिलता है, बट एम्स का भी रिजर्वेशन होता है, रोस्टर सिस्टम चलता है। बट बॉस ने लाइक कि उनको एम्स का टैग चाहिए था एंड घर के क्लोज था तो ट्रैवल करना इजी हो जाता। और 5,000 में तेरा पूरा एमबीबीएस हो हाँ जाएगा। ये 5,000 में तेरा पूरा एमबीबीएस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्स में फीस बिल्कुल जीरो लगती है, कुछ नहीं लगती है, 5,000 पूरे टोटल फीस होती है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं एडमिशन कराने गया था तो उस टाइम मेरा जो फीस लगा था वो 5293 था, 5,293 रुपये। फिर फाइनल ईयर में मेरे 5,000 स्कॉलरशिप आ गए थे, जो मैं घर वालों को नहीं बताया हूँ। मैं और पैसे लगा के ट्रिप मार दिया। तो मेरे इफेक्टिवली अगर तू देख तो 250-300 रुपये ही लगे हैं फीस। बाकी हॉस्टल का कोई फीस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कुछ भी नहीं है, और बाकी बॉस सब फ्री है। एक और चीज की बॉस, वहाँ पे इंफ्रा कैसा है, मतलब जो हॉस्टल्स हैं वो कैसे हैं बॉस, मतलब एम्स के हॉस्टल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो भी मतलब पूरे साल के कैसे हैं? सिंस हमारा तीसरा बैच था तो इनफ स्पेस था, मस्त था। पहले साल हमें पूरा सिंगल रूम मिला सिंगल सीटर और वो काफी स्पेसियस था। स्पेस, ठीक, हाँ मैंने रूम्स देखे हैं गाइस, रूम्स का मैं फोटो भी लगा दूंगा, काफी मतलब स्पेसियस रूम है। उसके वजह से जब हम सेकंड ईयर में आए तो हमें डबल करना पड़ा। 6 महीने डबल किए, बट वो 6 महीना बहुत बेस्ट था भाई, जो हमने मस्ती की हाँ roommates मतलब के साथ। एक वो रूम में रूममेट के साथ भी मस्ती करना, हाँ, अगर तो अच्छा रूममेट है तो बहुत वो फन हमारा फेज होता मेरा है। जो रूममेट था वो बिहार का था, तो हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, हाँ कुछ ना कुछ खाते रहते थे, रात भर मस्ती कर जैमिंग कर रहे हैं पूरा, ये सब चीजें। तो 6 महीना अच्छा गुजरा। उसके बाद से हमें पीजी हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। जी। तो पीजी हॉस्टल बहुत ही अच्छा है भाई, मतलब सिंगल रूम है, अटैच्ड वॉशरूम है, बालकनी मिला हुआ है, वाटर कूलर है, फिर तुमको वॉशिंग मशीन अलग से मिला हुआ है। तो काफी अच्छा था हॉस्टल, तो काफी अच्छा है हमारा। तो हॉस्टल मैंने भी देखा है एम्स गोरखपुर का हॉस्टल, क्योंकि नया कॉलेज है तो काफी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें बनाई गई हैं। बॉस लाइब्रेरी के बारे में बताइए बॉस, की लाइब्रेरी का जो एक्सेस है वो कब तक खुला रहता है, टाइमिंग क्या रहती है? भाई मैं रूम में पढ़ने वाला हूँ यूजुअली। मैं लाइब्रेरी तभी जाता हूँ जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, मेरे को सोना रहता है, तो मैं जैसे कि लाइब्रेरी जाता हूँ। आजकल का समय हो रहा है। हाँ, तो अभी मैं घर से जाऊंगा, जाके लाइब्रेरी में सो जाऊंगा। तो मतलब लाइब्रेरी मैं यूजुअली नहीं जाता हूँ यार।
बट बॉस क्या लाइब्रेरी 24/7 ओपन रहती है कि कोई टाइमिंग है? अभी इस टाइम पे 24/7 हुआ है, बट केवल फाइनल ईयर के लिए है और आई गेस फाइनल ईयर के लिए है अच्छा और पीजीज के लिए हैं, क्योंकि बाकी जो जूनियर्स बैच हैं 23, 24, 25 जी बॉस। इन लोग के लिए 11 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है। बॉस स्पोर्ट्स और गोरखपुर की जो स्पोर्ट्स और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज है, अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो उसके बारे में बताइए, कौन से फेस्ट होते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसके पास? देख यार, हर साल हमारा 2 मेजर फेस्ट होते हैं। एक तो कॉलेज का फेस्ट होता है अनाता नाम से, और दूसरा स्पोर्ट्स वीक होता है। जी तो बॉस। 2 मेजर होते हैं। स्पोर्ट्स वीक में हम बुलाते हैं बाहर से भी, अनाता में भी बाहर से इंटर बुलाते हैं। कॉलेज भी होता है। तो केजेएमसी वाले भी आ चुके हैं हमारे हाँ वहाँ, बॉस। और बाकी सारे कॉलेजेस के आते हैं। एम्स रायबरेली हुआ या फिर तुम्हारा केजेएमसी हुआ, बगल में बीआरडी है, बस्ती, ये सब कॉलेजेस के लोग आते रहते हैं जी मतलब। जी बॉस। और हमारा अपना ग्राउंड है क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए वहाँ पे। बैडमिंटन का भी इंडोर कोर्ट बन गया है, और टेनिस का ग्राउंड है हमारे पास। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी है। तो स्पोर्ट्स ठीक है, बट ये है कि अभी बहुत मतलब जो हमारे आगे वाले बैचेस हैं वो बहुत कम इंटरेस्टेड हैं उसमें। अच्छा। तो अभी स्पोर्ट्स थोड़ा कम हो गया है। हाँ, तो अभी क्या है कि अभी ई स्पोर्ट का कल्चर बढ़ रहा है वो, लाइक कि मतलब ऑनलाइन जो गेमिंग है वो सब सारी चीजें। सीनियर्स एक्टिव थे ज्यादा हमारे। हाँ, ये बॉस मेरे भी कॉलेज में है सेम चीज कि जब हमारे 17 बैच 18 बैच इन सब बैच के सीनियर्स मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग पूरे दिन ग्राउंड पे ही पड़े रहते थे, और तुम लोग हो कि आते नहीं हो, शाम को आते हो भी, कुछ लोग आते हैं। मैं बताता हूँ, हमारे सीनियर बैच का प्रॉफ का एग्जाम था, है ना। तो 2 दिन क्या होता है कि शायद उनका पीडीए का पेपर था, अगला पेपर। तो वो पेपर दे करके आए थे और एक दिन का गैप था। तो शाम को क्रिकेट खेलें, शाम को खेलें, अगले दिन पढ़ाई किए वो। तो हम तो नहीं कर पाए, हम एकदम चरस जैसे पढ़ ही रहते। सीनियर्स हमारे थोड़े स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव थे और वो चीज़ों को अच्छा मैनेज करते थे, और हमारे बैच से चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मतलब स्पोर्ट्स थोड़ा कम हो गया। मतलब कुल मिला के देखो, स्पोर्ट्स की आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब आप चाहो तो काफी बड़े, मतलब आप इंप्रूव करके काफी अच्छे लेवल पे खेल सकते हो, ऐसी नहीं कि स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वो कल्चरल में भी काफी सारी सोसाइटीज होंगी, डांस सोसाइटी, म्यूजिक, तमाम चीजें और प्रोग्राम, जो कल्चरल फेस्ट होता है उसमें सारी चीजें, आपकी जो भी हॉबीज हैं, स्किल्स हैं, उन सबको सब कुछ होता है हमारे सब कुछ होता है ना। तो बॉस कोई सेलिब्रिटी जो कि आया हो आपके फेस्ट में पिछले साल? काट दे भाई। नहीं आया था? इसी में गपला मार दिया। बॉस अगर इसके बारे में आप बताना चाहे तो काट दे। हाँ, वो तो कट हो जाएगा। काट देना इसको। क्या स्टार्ट करें? बवाल हो जाएगा भाई इस पे। और कुछ और क्या, सीनियर जूनियर ये सब। एकेडमिक्स कैसा है? एकेडमिक्स अच्छा है यार। बॉस आपके कॉलेज का एकेडमिक्स कैसा है, मतलब डिपार्टमेंट्स और क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं, फिर कितना मतलब हैवी एकेडमिक्स होता है, लाइक अटेंडेंस का क्या सीन है, तमाम चीजें? देख, थोड़ा सा तो हेक्टिक है हमारे वहाँ, लाइक बोर्डिंग स्कूल से थोड़ा सा कम है, बट है मतलब लाइक कोई बंक नहीं होता है। बंक नहीं होता है ना, अटेंडेंस का बहुत ठीक ठीक अटेंडेंस का क्या सीन है, मतलब मिल जाती है कि थोड़ा मुश्किल रहता है? प्रॉक्सी तेरे स्किल पे है हाँ, ना। और चूंकि एम्स में बैच छोटे हैं, मतलब 125 का बैच है, तो मतलब चेहरे याद हो जाते हैं बस, ऑलमोस्ट याद हो जाते हैं। माइक्रो बैचेस कितने के होते हैं बस? यार टेबल के जो होते हैं, टेबल डीएच में टेबल होता है, तो हमारे पे तो 25-25 के बैचेस थे। तो हमारे जो टेबल टीचर थे पहले एचओडी सर थे, तो सबकी शक्लें याद थी। बाकी यार 125 से तुम सबको ही याद कर लोगे, 3-4 महीने हाँ, लगता है मैक्सिमम, सब याद हो जाता है। तो तो प्रॉक्सी तुम्हारे स्किल पे है, तुम कैसे लगा रहे हो। तो अब तो मुश्किल होता है। प्रॉक्सी इज अ रियल थिंग इन द मेडिकल कॉलेज। बहुत भाई बहुत, है सर ना? बिना प्रॉक्सी के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ। तुम्हारे एटलीस्ट 2-3 दोस्त होने चाहिए जो मौत को एकदम गले लगा करके प्रॉक्सी लगा दे वही, तुम्हारा। क्योंकि बॉस जैसे आपने नीट के प्रिपरेशन के दौरान वो सपोर्टिव सर्कल बताई हाँ, थी, तो कॉलेज में भी सेम चीज चलती है कि सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो जो बुक वर्म्स होते हैं ना, जिन्होंने सिर्फ पढ़ पढ़ के नीट निकाला होता है, तो वो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद खुद को काफी दिक्कत में पाते हैं, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि बस मैंने नीट निकाल लिया, अब सब कुछ चीजें हो गई, सॉर्ट आउट हो गई, बट एक्चुअली चीजें बदल जाती हैं। इसके बारे में बस आप कुछ बताना चाहेंगे? यार तू मेडिकल कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जा रहा है ना, तू हाँ बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस, इसको आप इलेबोरेट करिए, लाइक मेडिकल कॉलेज इन होल आपको क्या प्रोवाइड करता है? मेडिकल कॉलेज सिर्फ तेरे को डॉक्टर नहीं बना रहा है, तेरे को इंसान भी बना रहा है ना। तो ये जो एज है ना वो इम्पोर्टेंट है। तेरा पता चले कि तू ये 5 साल 5.5 साल तू केवल किताबों में निकाल दिया, तो ये तुम्हारा टाइम वापस नहीं आएगा। तो मस्ती भी जरूरी है, तू ट्रिप मार, तू खेल, तू अपना जितना भी तू चाहे तो एक्स्ट्रा हॉबी डेवलप कर। तेरे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, तेरे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, डेवलप कर यहाँ पे आके।
वो इम्पोर्टेंट है। हमारे सीनियर्स ने बोला था सेम चीज़ कि अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो यहाँ आके डेवलप कर। टाइम बहुत होता है, टाइम सबके पास होता है, बस तू टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर तू निकालेगा तो तेरे लिए टाइम मिल जाएगा। जैसे कि बॉस आपने कोई नया स्पोर्ट सीखा हो, कुछ नया हॉबी कॉलेज में जाके स्पेसिफिकली? कभी टेबल टेनिस नहीं खेला था, पहली बार वहाँ मैंने भी कभी टेबल टेनिस नहीं खेला था। तो अभी बहुत अच्छा नहीं खेलता बट खेल लेता। हाँ मतलब एक होता है ना कि मन में हाँ ये भी चीज ट्राई करेंगे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि कोई दे दिया तो पहली बार तू सोचेगा कि टीटी रैकेट पकड़ना कैसे है ना, तू बकलोल बन के बैठा नहीं रहेगा, अब खेल लेगा, वो अब खेल लेगा। हाँ वही चीज है बस। और बाकी यार चेस मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, बट कॉलेज में जाके हम खेलना शुरू किए हैं। तो फाइनल में गया था मैं उस टाइम वहाँ पे कॉलेज में अपने, तो एक चेस था जो मेरा वापस से रिवाइव हो गया वहाँ पे। मेरा रूममेट बहुत अच्छा चेस खेलता है। हाँ। तो उसके साथ खेल के और इम्प्रूव कर गया मैं। तो ये दो चीज़ें थी। क्रिकेट जो था वो थोड़ा और अच्छे से हम वहाँ अच्छे से खेला। हाँ ये चीज़ें थी। और बॉस जैसे हमने ये बात स्टार्ट की थी बॉस एकेडमिक से, तो एकेडमिक्स में बॉस फैकल्टी कैसी है, डिपार्टमेंट कैसे हैं बॉस? ठीक है यार, फैकल्टी तो अच्छी है। मतलब मेरा जो ऐसा था फर्स्ट ईयर में, बेस्ट जो डिपार्टमेंट था मेरे को एनाटॉमी लगा, जस्ट बिकॉज कि बॉस कितने मतलब बॉडी कैडेवर्स कितने होते हैं? कैडेवर यार 6 थे हमारे टाइम पे। बट ऐसा होता है ना कि शुरू में सब लोग, नया होता है तो सब कहते हैं कि नहीं मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं मिलता है। 1 महीने बाद ना सबको मौत आ जाती है ना, कोई छूता नहीं है कैडेवर। हाँ, क्योंकि वो फॉर्मेलिन की। हाँ, फॉर्मेलिन नहीं है, वो सब सोचते हैं कि डीएच में आ गया अब किताबें पढ़ेंगे। हाँ है ना, तो इजीली मिल जाता है करने को डिसेक्शन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जो इनिशियल वो फेज ऑफ एक रहता है ना कि इंथुजियाज्म कि हाँ करना है सबको, वो ना नई नई चीजें होती तो बहुत ज्यादा 1-2 महीने के बाद फेड आउट हो जाता है। फिर जो मतलब एक्चुअली में जिसके पास पैशन होता है ना वही करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। कौन सा आपका फेवरेट यूनिट है लाइक एनाटॉमिकल डिसेक्शन का? हेड, नेक, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन? मेरे को हेड एंड नेक डिसेक्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी एक नई टीचर आ गई थी, डॉक्टर प्रेरणा मैम। तो मेरे को याद है कि मैं ऑर्बिट का डिसेक्शन किया था और उसमें गैंग्लियन दिखाए थे, तो मैम ने चॉकलेट दिया था। अरे वाह। तो वो मतलब मेरा बहुत प्रीसियस मोमेंट है। हाँ ऐसा ही होता है। मतलब ये बहुत सिस्टम चलता है। जैसे आप किसी चीज का आंसर, जैसे मुझे याद है कि एक बारी जो है मेरी एक फ्रेंड ने एक क्वेश्चन का आंसर किया था, तो सर ने उसे 500 रुपए तुरंत निकाल के, है ना, वो सर्जरी के सर थे, तो उन्होंने तुरंत उसे 500 रुपए गिफ्ट कर दिए थे। सेम मैम ने एक बार और चॉकलेट दिया था। उनका पहला या दूसरा लेक्चर था, तो उन्होंने कोई स्टेन पूछा था, परार्डिक एसिड स्टेन पूछा था, तो बताया था, तो वो उस टाइम भी उन्होंने एक चॉकलेट दिया था। तो बॉस फैकल्टी बॉस आपका अभी तक मतलब ओवरऑल अगर देखें तो कौन सा सबसे लाइक, अगर आप डिपार्टमेंट को टॉप 3 करके रैंक करना चाहें, आपके वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स और फेवरेट डिपार्टमेंट्स? OBGY, जनरल सर्जरी, एंड देन बाकी तीसरा में सोचना पड़ेगा मेरे को यार। मेडिसिन, पीडिया? नॉट मेडिसिन। मैं मेडिसिनल ब्रांच के लिए बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ यार। अच्छा। हाँ, तो तीसरा तो पीडियाट्रिक्स रख सकता है, क्योंकि थोड़ा वहाँ के JR से बातचीत थोड़ा हाँ, थोड़ा बच्चों का भी वो डिपार्टमेंट है, तो लाइक JR से ज़्यादा बातचीत होती है वहाँ पे। मोनिश बॉस है, मेघना, मतलब मैंने भी बॉस जहाँ तक देखा है कि पीडिया डिपार्टमेंट काफी मतलब अप्रोचेबल होता है, लवेबल होता है। मतलब हर कॉलेज में पीडिया डिपार्टमेंट के उतनी नेगेटिविटी आप नहीं सुनेंगे जितना अदर डिपार्टमेंट के बारे में सुनेंगे, बट पीडिया सबसे एक्सेप्टेबल डिपार्टमेंट है। मतलब कोई मेडिको उसको बहुत डिनाई नहीं करता। हाँ, डिनाई नहीं करता है। तो ये तो है बॉस की मतलब डिपार्टमेंट्स हो गए। अब क्या करें बॉस? अब क्या पूछे? और तू बता, तू तेरे पास का सवाल है। मैं सोचा था कुछ क्वेश्चन अभी था दिमाग में, भूल गया। ये चीज हो गई। कोई एक रैपिड फायर इसमें बनाया था, ढूंढिए, रैपिड फायर कर लेते हैं। तो बॉस आपने, जब मैंने फेवरेट ब्रांचेस पूछे आपके डिपार्टमेंट्स, तो आपने OBGY को फर्स्ट रैंक किया, बिकॉज ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बॉस। बीइंग अ मेल आपने OBGY को फर्स्ट रैंक किया, तो इसके पीछे क्या आपके रीजनिंग्स हैं बॉस? मेरे को यार OBGY बहुत कंप्लीट डिपार्टमेंट लगा, है ना। तो मतलब तेरी OPD है उसमें, तेरी IPD भी है, तेरी इमरजेंसी भी है, और पेशेंट का लॉन्ग फॉलोअप है ना, तो पेशेंट से कनेक्ट हो जाएगा। लाइक बॉस लॉन्ग फॉलोअप मींस बॉस? फॉर एग्जांपल किसी की पहली प्रेगनेंसी है ना, अगर वो तेरा पहली बार आ रहा है तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तो उसके साथ है।
नेक्स्ट प्रेगनेंसी तेरे पास आएगा पक्का, अगर तूने सब कुछ ठीक से किया है। क्योंकि हमारे इंडिया में एक वो है कि एक बार अगर तेरे पे भरोसा आ गया जी बॉस। तो टूटेगा नहीं जल्दी, हाँ, है ये ना। तो है। तो और माउथ टू माउथ चीजें होती है कि मतलब अगर तू किसी को देखा तो फिर जाके बताएंगे अरे वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रोस्पेक्टिव से मेरे को बेस्ट लगा। दूसरा कि अभी गायनी का इवोल्यूशन हो रहा है, आईवीएफ, है ना, कैंसर की नई नई ट्रीटमेंट्स, अभी और भी चीज़ों की वैक्सीनेशन। तो और गायनी वाले ना बाकी सब डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट कनेक्टेड होते हैं, जनरल सर्जरी से कनेक्टेड होंगे, तेरे पीडियाट्रिशियन से कनेक्टेड होंगे, रेडियोलॉजिस्ट से कनेक्टेड होंगे, और डर्मा से कनेक्टेड होंगे, हिर्सुटिज्म एंड ऑल। तो मेरे को यार कंप्लीट ब्रांच लगा ये, तो इसलिए। हाँ, क्योंकि एक्चुअली अगर आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हो तो आपको सारी लाइक मेडिसिन की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। है ना, मेडिसिनल कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेगनेंसी में आती हैं। देन बॉस, लेकिन बॉस इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स बीइंग अ मेल कितने लाइक हैं, मतलब कितनी आपको स्कोप लगती है सोसाइटी में, क्योंकि मेल गायनेकोलॉजिस्ट एक्सेप्टेबल मुझे नहीं लगता है उतने, लाइक अगर हम टायर 3 सिटीज को हटा दें जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं तो। ऑब्वियसली हमारे गोरखपुर में इतना एक्सेप्टेंस नहीं होएगा, बट तुम जैसे जैसे बड़े सिटीज़ में जाओगे, हमारे गोरखपुर में एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर सुधीर यादव करके हैं, वो तुम्हारा आईवीएफ करते हैं, उनका बहुत नाम है, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। पहले फ्रीलांसिंग करते थे, अभी उनका खुद का हॉस्पिटल है। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हारी कनेक्टिविटी कैसे है पेशेंट से। नेटवर्किंग। हाँ, तुम कैसे पेशेंट को काउंसिल कर रहे हो, तुम ट्रस्ट कितना बिल्ड कर पा रहे हो पेशेंट से। इवेंचुअली ये चेंज होएगा, और अगर तुम ऑब्वियसली गोरखपुर में करना चाहते हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अब हम रैपिड फायर के सेगमेंट में आ गए हैं, तो बॉस हम स्टार्ट करते हैं। कॉफी और टी? टीयर। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? लेट नाइट स्टडी। एम्स इन वन वर्ड अगर आप डिफाइन करना चाहो तो? डेस्टिनी। फेवरेट सब्जेक्ट बॉस एमबीबीएस का? ओबीजीवाई। ओबीजी। कोई एक मोटिवेशनल कोट जो आपकी लाइफ में काफी हेल्प किया हो आपको? नथिंग एक्सटर्नल कैन बीट द इंटरनल। यस, ये बॉस का बायो था, अभी भी है बॉस? अभी भी है शायद। अभी भी है। तो ये काफी समय तक मतलब मुझे लगता है कि जब से मैं बॉस का कांटेक्ट लिया हूँ तब से बॉस का बायो यही है। कोचिंग नोट्स? एनसीईआरटी। बॉस विच वन इज मोर फेवरेट, बायोलॉजी और फिजिक्स? फिजिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बॉस बायो का कोई ऐसा चैप्टर जो कि आपको काफी अच्छा लगा हो, याद रहा हो, इंटरेस्टिंग रहा हो? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यों बॉस, रीजन? इजी था यार, वो सारे पूरे लाइन बाय लाइन। हाँ, मुझे लगता है ह्यूमन फिजियोलॉजी जब कोई पढ़ना चालू करता है ना तो उसे पहला चैप्टर जो सबसे ज्यादा समझ में आता है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ही होता है। बॉस आप अपनी जो ये 4 साल 5 साल की जो नीट की प्रिपरेशन की जर्नी रही उसको वन वर्ड में डिफाइन करना चाहें? रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर राइड। बॉस डिसिप्लिन और मोटिवेशन? डिसिप्लिन। बॉस सोलो स्टडी और ग्रुप स्टडी? ग्रुप स्टडी ऑलवेज। बॉस अगर हम इसको नीट और एमबीबीएस में क्लास है सेम? ग्रुप स्टडी ऑलवेज? नीट के टाइम पे भी मैं वीडियो कॉल पे मोस्टली होता था, 14 घंटे वीडियो कॉल पे रह के पढ़ा हूँ मैं तो। जी बॉस। बॉस ओपीडी और ओटी? ओटी यार, ओटी फॉर श्योर। क्यों बॉस? ओटी गिव्स यू द रियल फील ऑफ मेडिकल लाइफ, है ना। एकदम पूरा हसल रहता है वहाँ पे, एक छोटी सी गलती और Chaos, खेल हाँ? खत्म। वो वाली कहानी है। ओके बॉस, आपकी कोई नाइट ड्यूटी अभी लगी है? अभी तक तो नहीं लगी अभी है। नहीं लगी। बॉस व्हाट वन थिंग दैट नो वन टेल अबाउट द एमबीबीएस, लाइक जाने से पहले कोई नहीं बताता ऐसा होगा? भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है यहाँ भी। यस, तो मेहनत ऐसा हाँ लगता है कि नीट के बाद मेहनत नहीं है, बट एक्चुअली एमबीबीएस में उससे ज्यादा मेहनत है। बट आप वो एक मुझे लगता है कि वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ आप करते हो कि आप 5 साल बाद डॉक्टर बन जाओगे अगर आप मेहनत करोगे तो। बट और दूसरी चीज ये कि एमबीबीएस करके तुम कभी सेटल नहीं होने वाले हो। जो लोग कहते हैं कि एमबीबीएस कर लो लाइफ सेट है, घंटा नहीं कुछ है। हु इज योर फेवरेट टीचर? डॉक्टर रवि सर फ्रॉम जनरल सर्जरी। ओके, एंड बॉस ऑनलाइन में अगर आप बताना चाहें? ऑनलाइन में पढ़ा ही नहीं यार कभी। नहीं, इनसे लाइक एमबीबीएस में? राकेश नायर सर। राकेश नायर सर, मेडिसिन मैरो फैकल्टी। मैरो। बॉस कुछ उनके कुछ अच्छे मोमेंट्स आप बताना चाहें, मतलब जो रिलेट कर पाए हमारी ऑडियंस? हैरिसन इज रबिश।
ये बॉस का मैंने देखा है, मैंने भी कई रील्स देखी, हैरिसन इज रबिश, वो बोलते रहते हैं, मतलब हैरिसन इज नॉट सो गुड बुक. So with this, boss, we are ending our session with you. It was nice podcast with you. Thank you for So, having me here. yes, boss, one last message to those who are watching this. जो भी नीट एस्पिरेंट देख रहा है, एक लास्ट मैसेज. Keep working. Eventually, you will get succeeded. एंड नथिंग बीट द इंटरनल. सॉरी, Nothing external can beat the internal. यस सॉरी, बॉस का वर्ड था तो बॉस के मुंह से ही सुनना अच्छा लगता था. ये कॉनर मैकग्रेगर एक UFC फाइटर अगर तुम देखे होगे, जी जी बॉस. उसका एक कोट है ये, नथिंग एक्सटर्नल कैन बीट द इंटरनल. तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा. आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बॉस से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूँ तो मैं बॉस को कॉल लगाता है, या फिर कभी परेशानी आती है मैं भी अपने ही बॉस को फोन कर रहा हूँ. तो ये होता है. लाइक मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है. एक्चुअली में ना, मुझे ऐसा लगता है कि बॉस को कॉल लगाना ना, सॉल्यूशन से ज्यादा एक ये रहता है कि चलो बात करके देखते हैं क्या होता है ना. कुछ बात करने में ही कुछ ना कुछ हो जाता है बॉस. तो ये एक मेडिकल कॉलेज की लाइफ की ट्रूथ भी है. तो बॉस, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू, and I hope best for you for your internship and for Thank your you, buddy. upcoming Thank PG you. journey. Thank you, boss. चलो, ऑल द बेस्ट. काफी 1 लीटर पसीना